नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ आ रही है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 19 कंट्री ऐसी हैं जो कि ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं। अब ब्रिक्स ग्रुप अगर आप लोग देखो तो इसको बताया जाता है कि ये काउंटर है वेस्ट का जो डोमिनेशन है उसके लिए। और इसीलिए ये जाहिर सी बात है, इस न्यूज़ को सुनते ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो थोड़ा बहुत टेंस होंगी ही। और यही माहौल इस समय बना हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। प्लस इस चीज को ऐसे भी बताया जा रहा है कि ये जो न्यूज़ है ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। मतलब है कहने का कि जैसा कि अभी तक हम लोग देखते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये ज्यादा पावरफुल है, पूरा पावर का जो बैलेंस है वो इनके अंदर शिफ्ट है। वर्ल्ड इस समय जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि सिंगल पोलर वर्ल्ड है, एक सिंगल सुपर पावर है जो कि है यूएसए। और बाकी सब कंट्री जो है उनको जैसे भी ये चाहे टिल्ट कर सकता है। तो ये चीज अब खत्म होगा। अब वर्ल्ड जो है वो सिंगल पावर वर्ल्ड नहीं होगा, सिंगल पोलर वर्ल्ड नहीं होगा, मल्टीपल पोल्स क्रिएट होंगे और पावर का जो शिफ्ट है वो वेस्ट से उठ के ईस्ट में आएगा। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और इस चीज की ये शुरुआत बताई जा रही है। अभी जून में ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद अगस्त में ही फाइनली मीटिंग होगी जो लीडर्स है ब्रिक्स ग्रुप्स के उनकी। तो इस चीज में डिस्कस होगा एक्सपेंशन के बारे में। ये जो एक्सपेंशन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 19 कंट्री ज्वाइन करना चाहती हैं। प्लस बाकी चीज भी हो गया, यानी कि सूडान क्राइसिस हो गया, रशिया यूक्रेन वाला क्राइसिस हो गया, इस सब चीजों के बारे में भी इसमें डिस्कस होगा। तो ये चीज हम लोग पूरा देखेंगे, इस न्यूज को पूरा एनालाइज करेंगे और बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले ब्रिक्स अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पांचों इस समय डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है लेकिन एक इमर्जिंग इकोनॉमीज है। इसीलिए सबसे पहले 2001 में ओ नेल जो कि गोल्डमैन सैक के उस समय चेयरमैन थे, उनने इस टर्म को कॉइन किया। और उस समय सिर्फ 4 ही कंट्री का इसमें जिक्र था, सिर्फ ब्रिक जो टर्म है वो इनने कॉइन किया था इन्वेस्टर्स को ये बताने के लिए कि ये 4 कंट्री ऐसी हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, फ्यूचर में अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद 2009 में ये चारों कंट्री के जो मेंबर है ये मिलते हैं और फिर इसको फॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं। और फिर दो साल बाद यानी कि 2011 में साउथ अफ्रीका भी इसको ज्वाइन कर लेता है। ये ग्रुप अकेले अगर आप लोग देखोगे तो 20% इकोनॉमी प्लस 16% वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है वो, प्लस 42% जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो होल्ड करता है। तो अभी तक सिर्फ 5 कंट्री थी इसमें, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 13 कंट्रीज ऐसी हैं जिसने फॉर्मल ये एप्लीकेशन भेज दी है कि हम भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। प्लस 7-8 कंट्री ऐसी भी हैं जिनने अभी फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं भेजी है लेकिन वो भी इस चीज के लिए बातचीत कर रही हैं। अब ऐसा ही एक ग्रुप है, आप लोग को पता होगा, G7 ग्रुप, जो कि वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमीज है, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनका ग्रुप है। पहले ये G8 हुआ करता था, रशिया भी इसमें हुआ करता था, लेकिन फिर रशिया को इसमें हटा दिया गया और अब ये G7 ग्रुप है। और इसी को एक तरीके से देखा जा सकता है राइवल ग्रुप की तरह जो ब्रिक्स ग्रुप है उसका। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मान लो कोई पर्सन जो है वो टॉप पे है, वो नंबर 1 पे है, और उसके बाद जो दूसरा पर्सन है और जो कि नंबर 2 पे है, तो जाहिर सी बात है जो नंबर 1 वाला पर्सन होगा वो कोशिश करेगा कि ये जो नंबर 2 है ये हमेशा नंबर 2 पे ही रहे, ये कभी हम लोग को हरा के नंबर 1 पे ना आ जाए। और नंबर 2 वाला जो होगा वो कोशिश करेगा कि इन लोग को हरा के हम लोग नंबर 1 पे पहुंचे। और यही पूरा जो सिनेरियो है वो है जो ब्रिक्स है। इसमें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, ये इमर्ज कर रही हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं और कल को हो सकता है ये टॉप की इकोनॉमीज बने, वो इस ग्रुप में है। और G7 जो है जो आज के टाइम में टॉप इकोनॉमीज है वो है। प्लस इन दोनों ग्रुप को आप लोग वेस्ट वर्सेस ईस्ट भी देख सकते हो, क्योंकि G7 जो ग्रुप है इसमें ज्यादातर आप लोग को वेस्टर्न कंट्रीज ही मिलेगी। डेवलप्ड कंट्री ज्यादातर हम लोग जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं। और जो ब्रिक्स है इसमें आप लोग को मिलेंगी ईस्टर्न कंट्रीज, हालांकि साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी इसमें है, लेकिन ये जो साउदर्न ब्लॉक है इसको अक्सर हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं जब भी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जब भी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जाहिर सी बात है कि यूरोप की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, यूएसए की यानी कि नॉर्थ अमेरिका की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनकी बात करते हैं। तो इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि G7 है वो रिप्रेजेंटेटिव है वेस्टर्न वर्ल्ड का और जो ब्रिक्स है वो रिप्रेजेंटेटिव है ईस्टर्न वर्ल्ड का। प्लस अब हालांकि जो ब्रिक्स ग्रुप है ये बात करता है इक्वलिटी की, लेकिन फिर भी इसको देखा जा सकता है कि जो ब्रिक्स वर्सेस G7 है ये यूएसए वर्सेस चाइना भी है एक तरीके से, क्योंकि G7 में सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो है यूएसए और ब्रिक्स में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो है चाइना। तो ये 3 चीज जो है ये बिल्कुल सेपरेट करती हैं इन दोनों ग्रुप को। और इस ग्रुप में आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि इस समय घमासान युद्ध चल रहा है। अब लिटरली इस चीज को मत लेना, कहने का मतलब है कि जो G7 कंट्रीज हैं
वो उनकी जो पावर है वो डिक्रीज करती जा रही है, और जो ब्रिक्स ग्रुप की कंट्री है और जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनकी पावर राइज करती जा रही है। ये चीज हो रहा है इकोनॉमी में, प्लस ये चीज हो रहा है पॉलिटी में भी, प्लस हर चीज में इस तरीके की जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं इस समय। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बार ये देख लो कि कौन कौन सी कंट्रियां जो कि इसमें रिक्वेस्ट भेज चुकी है या फिर इसको ज्वाइन करना चाहती हैं। ये है अर्जेंटीना, यूएई है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, बहरीन है, इंडोनेशिया है, और कुछ ईस्टर्न अफ्रीका और कुछ वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज हैं ना। अब आप लोग ये जो ग्राफ है ये देखो, ये एक तरीके से कंपैरिजन है जो G7 कंट्रीज है उनके बीच में और जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनके बीच में, इनकी जो जीडीपी है परचेजिंग पावर पैरिटी पे उसके अकॉर्डिंग। हालांकि जो रियल जीडीपी है उसका अलग चीज है, उसमें इस तरीके का नहीं है ग्राफ, उसमें बिल्कुल अलग ग्राफ होगा। उसमें अभी भी जो G7 कंट्रीज है वो ऊपर होंगी और जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो नीचे होंगी, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग आप लोग देखो तो ब्रिक्स कंट्री जो है ये क्रॉस कर चुकी है G7 कंट्रीज को, प्लस और भी इनका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और G7 कंट्रीज का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ ये जो ब्रिक्स कंट्री में मेंबर जो है उनको आप लोग देखो तो इसमें इंडिया है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस समय, उसके बाद चाइना है जिसकी भी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, प्लस बाकी भी जो इसकी इकोनॉमीज है ब्रिक्स ग्रुप्स की वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जबकि G7 अगर ग्रुप आप लोग देखोगे तो इसमें जो इसकी इकोनॉमीज है जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं और बाकी यूएसए भी जो है इनकी ग्रोथ रेट भी ठीक है, लेकिन ये जो बाकी कंट्रीज की ग्रोथ रेट है, ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज की ग्रोथ रेट है, उसको मैच नहीं कर पा रही है। ये एक चीज हो गई, जीडीपी ग्रोथ रेट एक तरफ हो गया। दूसरा क्या देखने को मिल रहा है कि जो डी डॉलराइजेशन है वो बहुत तेजी से रियलिटी बनता जा रहा है, यानी कि दुनिया भर की कंट्री जो अब तक डॉलर में ट्रेड करती थी, आप लोगों को पता होगा कि दुनिया भर में होने वाला ज्यादातर ट्रेड जो है वो डॉलर में ही होता है, लेकिन अब क्या है कि कंट्रीज इससे दूर भाग रही हैं। ऑलरेडी कई इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हाल में ही करीब 30-35 कंट्री ने रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि हम लोग रुपए में ट्रेड करना चाहते हैं। आरबीआई ने रशिया के साथ ट्रेड करने में रूपी रूबल सेटलमेंट को अलाउ भी कर दिया था। बेसिकली रूपी के में जो सेटलमेंट है उसको अलाउ कर दिया था, किसी दूसरी कंट्री के साथ इंडिया कर सकता है। प्लस युआन हो गया या फिर यूएई का दिरहम हो गया, इस तरीके की जो करेंसी है वो ज्यादा ट्रेड को कैप्चर करती जा रही है। साथ ही साथ ब्रिक्स कंट्री खुद एक बात कर रही है कि हम लोग एक नई करेंसी बनाएंगे जो कि फिएट करेंसी नहीं होगी, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा बैक नहीं होगी, बल्कि कमोडिटी के अगेंस्ट में ये पैक्ड होगी। और ये मैं कहूंगा एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक है यूएसए के लिए, यूएसए के लिए ही नहीं सारी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि होता क्या है ना, दो कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करती हैं डॉलर में तो उन कंट्रीज के पास जिसके पास डॉलर का सरप्लस होता है वो क्या करती है, उस डॉलर का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी में तो कर नहीं सकती, इसीलिए वो इन्वेस्ट कर देती है यूएसए में ही। इसी वजह से यूएसए में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आता है, क्योंकि सारी कंट्री डॉलर में ट्रेड कर रही है, बहुत सी कंट्रीज के पास सरप्लस है, और यही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता है यूएसए की इकोनॉमी के राइज में। प्लस यूएसए बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है दुनिया भर की कंट्री को आर्म ट्विस्ट करने के लिए। उनको डराता है कि हम लोग सैंक्शन लगा देंगे, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। और ये एक बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक पावर है यूएसए की और प्लस वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इन लोग की जो पॉलिसी होती है वो बहुत ज्यादा अलाइन होती है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेस्ट यूरोप की जो कंट्री है ये और यूएसए अक्सर जो दुनिया भर के इवेंट है उसमें एक तरफ ही खड़ी होती है, इसीलिए ये सब मिलके जब चाहते हैं किसी पे सैंक्शन लगा देते हैं, और एक तरीके से इकोनॉमिक पावर इसी की वजह से इनके हाथ में है। लेकिन अब जब ब्रिक्स करेंसी बन जाएगी या फिर दुनिया भर की जो करेंसी है ये ओवर के सामने आ रही है, तो डॉलर की जो पावर है वो उतनी रहेगी नहीं, जिसकी वजह से G7 ग्रुप का या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो है इनका जो इकोनॉमिक पावर था वो भी खत्म होगा और ब्रिक्स एक नई इकोनॉमिक पावर बन के उभरेगी। ये हो गई इकोनॉमी की बात। अब अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो होता क्या है ना कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास नंबर्स भी होता है। कोई भी कंट्री जिसके पास ज्यादा पैसा है वो दूसरे कंट्री को कहेगी कि लो हम लोग आपको एड दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा दुनिया भर के जो इंटरनेशनल फोरम्स है वहां पर। और इस वजह से सोशल पावर जो है उस कंट्री का वो भी बढ़ता है, डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है वो भी बढ़ता है, और यही कारण है G7 कंट्री जो है वो डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब इकोनॉमिक पावर शिफ्ट होगी तो जाहिर सी बात है इसमें भी शिफ्ट होगा, और ये चीज हम लोग ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। जैसा कि यही वाली जो न्यूज है कि 19 कंट्री ये ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एक तरीके से ये शिफ्ट ही दिखा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज नहीं बल्कि इस पाले में ये ग्रुप है ये जाना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये शिफ्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। यूएन के अंदर जितने भी वोटिंग्स हुए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है कि नहीं हम लोग रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करेंगे, और कई कंट्रीज तो ऐसी है जिसने रशिया के फेवर में भी वोट किया है। ब्रिक्स के 5 मेंबर जो है इनने रशिया को कंडेम करने से मना कर दिया है। साथ ही साथ इंडिया और चाइना जो है इनने तो खुल के ट्रेड भी किया। इंडिया के लिए अगर रशिया इस समय आप लोग देखो तो सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हो गया है, प्लस ब्राजील भी फर्टिलाइजर का ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ।
तो ये लोग खुल के इंडिपेंडेंट डिसीजन अब लेने लग चुके हैं और ये चीज दिखाती है कि ये जो शिफ्ट है ये ऑलरेडी हो चुका है। हाल में ही ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है ये गए थे बीजिंग यानी कि चाइना, और वहां पर इनने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि यूएसए जो है उसे रशिया यूक्रेन वॉर को इनकरेज करने से खुद को रोकना चाहिए। यानी कि इनका कहना था कि यूएसए जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को इनकरेज कर रहा है। साथ ही साथ इनने ये भी कह दिया था कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि दुनिया भर का जो ट्रेड होता है, हम सब जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर में ही क्यों करते हैं, दूसरी करेंसी में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो है ये दिखाती है कि ये शिफ्ट जो है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी ये एक रियलिटी होगी। चाइना ऑलरेडी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जल्दी ये पहली बन जाएगा, और साथ ही साथ इंडिया जो है वो जल्दी जर्मनी को हराएगा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे भी बहुत जल्दी ये आने वाला है। तो इस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा, एक सिंगल पावर नहीं रह जाएगी कि जैसे आज के टाइम में है यूएसए, वो जो बोले वो सही, वो दिन को रात बोलती है तो वो ठीक हो जाता है, रात को दिन बोलती है तो लोगों को वही मानना पड़ता है, वो चीज़ अब नहीं रह जाएगी। अब मल्टीपल पोल होंगे, यहाँ पर साउथ एशिया में इंडिया बड़ी पावर होगा, एशिया में फिर ऊपर चाइना होगा, रशिया एक पावर शुरू से है, अभी भी होगा, आगे चल के भी, फिर बाकी भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है दुनिया भर में वो भी एक बड़ा पावर क्रिएट करेंगी अपने एरिया में। तो जाहिर सी बात है कि जब ये चेंज आएगा तो जो ऑलरेडी सत्ता में है उनको प्रॉब्लम होगी, और इसी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इस चीज़ से, इस न्यूज़ से हो सकता है बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं है। अभी जो ब्रिक्स है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें बात की जाती है ज़्यादातर इक्वलिटी की, कि हम लोग जो वेस्टर्न ग्रुपिंग है उसकी तरीके से नहीं है, हम लोग इक्वलिटी पे बात करते हैं। जैसा कि ब्रिक्स ने जब न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अगर आप लोग देखोगे तो पांचों जो ब्रिक्स ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सबके पास बराबर शेयर होल्डिंग है। बाकी थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग जो बांग्लादेश वगैरह है, इस तरह की कंट्री, उनके पास भी है, लेकिन जो ओरिजिनल मेंबर है ब्रिक्स के, इनके पास बराबर शेयर होल्डिंग है। जबकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ देखो अगर आप लोग, तो इसमें पूरी तरीके से दबदबा चलता है यूएसए का। तो इस तरीके के काउंटर अब तक ब्रिक्स देता था, इस तरीके की अपनी पहचान बनाया हुआ था। लेकिन अब क्या है कि सवाल इस तरीके के उठ रहे हैं कि जब ब्रिक्स का एक्सपेंशन होगा तो ये डर सता रहा है कुछ कंट्रीज को, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, कि जैसे जैसे ये एक्सपेंशन होगा चाइना उन कंट्रीज को इसमें लेके आएगा जो कि उससे फ्रेंडली कंट्री है। और ये चीज यहाँ पर भी वही हो जाएगा कि इस ग्रुप के अंदर या फिर वैसे भी दुनिया में सिर्फ चाइना ही बहुत बड़ा पावर बन के रह जाएगा, जैसे कि आज के टाइम में यूएसए है। क्योंकि ये कंट्रीज, इन चाइना का डिप्लोमेटिक क्लाउड इतना बड़ा हो जाएगा कि ये कंट्रीज चाइना को ही सपोर्ट करेंगी, और इसकी वजह से चांसेस है साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री, ये वो पावर एंजॉय ना कर पाए इस ग्रुप में, इस एक्सपेंशन के बाद, जो कि अभी एंजॉय करती हैं। हालांकि कहा तो जाता है कि ब्रिक्स जो है वो इक्वलिटी पे बात करता है, हम पांचों मेंबर जो है हमारा इक्वल शेयर है, लेकिन फ्यूचर में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ये डर सता रहा है कुछ कंट्रीज को। प्लस कुछ कंट्रीज इसमें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे की राइवल हैं, जैसे कि इंडिया चाइना ही हो गया। और जो एक्सपेंशन की बात की जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान सऊदी अरेबिया, हालांकि इनमें डील हुआ है लेकिन फिर भी ये एक तरीके से बहुत टाइम तक राइवल रही हैं। और भी ऐसी दो जोड़ी हैं कंट्री की जो कि एक दूसरे के राइवल रहती थी। तो हो सकता है इस एक्सपेंशन के बाद इसका असर पड़े ब्रिक्स के वर्किंग में। तो इस तरीके के भी जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये, और सब इस बात को मानते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो पूरा पावर का शिफ्ट है वो देखने को मिलेगा ईस्टर्न साइड में, यानी कि एशिया में। दुनिया भर के जो डिसीजन होंगे वो एशिया से होंगे, जैसे कि आज के टाइम में यूरोप और अमेरिका से होते हैं। और साउथ अफ्रीका का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया को इतनी जल्दी, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, या फिर सिक्योरिटी पर्पज से हो, इसको साइडलाइन नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी एक्सपेंशन कर ले ब्रिक्स। तो ये खुशी की बात है हम लोग के लिए कि एशिया में पावर शिफ्ट होगा, इंडिया भी एक बड़ा प्लेयर होगा इस चीज़ में, और बहुत जल्दी, जब बहुत टाइम नहीं लगने वाला इसमें, अगले 10 साल में हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ रियलिटी होगी। तो ये है पूरी न्यूज़ गाइज, ये है पूरा एनालिसिस। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूँगा ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।